प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ, उनकी विशेषता और उनके द्वारा बनाए जाने वाले अंतिम खातों पर चर्चा की थी। अंतिम खातों के अंतर्गत प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते के बारे में जानकारी ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाया जाता है, चिट्ठे में कौन कौन सी मदें जो है शामिल होती है। तुलन पत्र यानी जो बैलेंस शीट है वो आपका वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु बनाया जाता है। तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में जितनी भी संपत्तियां और दायित्व है, जो संस्था की व्यापारिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार से व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तुलन पत्र यानी चिट्ठा बनाया जाता है, हूबहू बिल्कुल वैसा ही अलाभकारी संस्थाओं द्वारा भी तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट जो है बनाया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों को भी उसी प्रकार से जो है इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं संपत्तियों को हम कहाँ लिखते हैं, दाएं पक्ष में यानी राइट साइड में, और दायित्वों को हम बाएं पक्ष में जो है प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं पूंजी निधि। देखिए, जो लाभकारी संस्थाएं हैं इनमें जो चिट्ठा बनाया जाता था उसमें हम पूंजी को दर्शाते थे। पूंजी यानी लाभ के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई धनराशि। यहाँ हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो निश्चित रूप से पूंजी भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पूंजी निधि बनाया जाता है और पूंजी निधि को बैलेंस शीट में चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, और जितने भी जो एक्सेस है, अपना जो सरप्लस है, वो डेफिसिट है, वो इसी पूंजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ दर्शाया जाता है, दायित्व पक्ष में। आधिक्य का क्या करोगे, इसमें जोड़ा जाएगा और घाटे की राशि को जो है इसमें से लेस किया जाएगा यानी घटाया जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करना चाहूंगा बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में कौन सी मदें लिखी जाती है। देखिए, दो प्रकार की मदें होती है, एक आयगत तो दूसरा पूंजीगत। आयगत मदें हमने पढ़ा था आय व्यय खाते में जाती है, जबकि पूंजीगत मदें यानी संपत्ति तथा दायित्व कहाँ लिखे जाएंगे, तुलन पत्र में लिखे जाएंगे। तुलन पत्र में पूंजीगत मदों को दर्शाया जाता है। एक विशेष बात और ध्यान में रखना है, यदि पूंजी निधि का शेष नहीं दिया गया है तो जो प्रारंभिक सूचनाएं दे रखी है उनसे हम प्रारंभिक चिट्ठा यानी प्रारंभिक तुलन पत्र बनाएंगे और उसकी सहायता से प्रारंभिक पूंजी निधि की गणना की जाएगी। कैसे ज्ञात करोगे प्रारंभिक पूंजी निधि, अगर प्रारंभिक शेष नहीं है तो प्रारंभिक चिट्ठा बनाया जाएगा, प्रारंभिक बैलेंस शीट जो है वो आपकी बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं चिट्ठे का प्रारूप क्या होगा। वैसे तो जो लाभकारी संस्थाएं हैं या अलाभकारी संस्थाएं हैं, इनमें चिट्ठा जो है समान रूप से ही बनाया जाता है, लेकिन मदें जरूर अलग अलग हो सकती है। उन्हीं मदों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप जो है आपके लिए तैयार है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है पूंजी निधि। पूंजी निधि में जितने भी आधिक्य है, जो सरप्लस है, जो घाटा यानी जो न्यूनता है, या ऐसा कहूं जो आय व्यय खाते का जो शेष होता है, इसे हम पूंजी निधि खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो प्रारंभिक पूंजी शेष में आधिक्य जोड़ा जाएगा, घाटा जो है घटाया जाएगा, या किसी आय विशेष का अगर पूंजीकरण है या कोई पूंजीगत आय है उसे इसमें जोड़ा जाएगा, जो एक्चुअल मद होगी वो बाहर आ जाएगी। इसके अलावा क्या चीजें लिखी जाती है, दायित्व पक्ष में आएगा आपका वसीयत, प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, यदि ये पूंजीगत है। प्रवेश शुल्क के बारे में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। अगर पहली बार या मैं ऐसा कहूं कि एक ही बार प्रवेश शुल्क वसूल किया जाता है, वह पूंजीगत है, जिसे हम यहाँ लिखते हैं। और किसी उद्देश्य विशेष हेतु अगर कोई वसीयत अलाभकारी संस्था को प्राप्त हो रही है तो वह पूंजीगत है, यहाँ दायित्व पक्ष में लिखी जाएगी। और कौन कौन सी मदें आएगी,
किसी प्रकार की विशेष निधि बनाई गई है। विशेष निधि यानी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राशियां यदि जमा की जाती है उसे हम विशेष निधि कहते हैं। कहाँ आएगी विशेष निधि? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आएगी। किस प्रकार से? पहले आप लेंगे पिछला शेष, इसके अंतर्गत अवधि विशेष के दौरान जितनी भी प्राप्तियां हैं इस निधि विशेष की उनको हम जोड़ेंगे, और किसी प्रकार का जो अर्जित अनुदान या विनियोग अगर प्राप्त हो रहा है उसे भी हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसे हम निवल शेष कहेंगे, यानी इस निधि का बैलेंस कहेंगे। इसके अतिरिक्त क्या क्या आएगा? किसी प्रकार के लेनदार हैं जिनसे हमने उधार कोई सामग्री खरीदी है, बैंक अधिविकर्ष, बकाया व्यय या अग्रिम प्राप्त आय, ये भी क्या होती है? अलाभकारी संस्थाओं का दायित्व होता है। अब हम बात करते हैं अलाभकारी संस्थाओं में जो चिट्ठा बनाया जा रहा है, संपत्ति पक्ष में कौन कौन सी मदें आएगी? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संपत्ति पक्ष में सबसे पहले तो कैश और बैंक का शेष लिखने वाले हैं, यानी रोकड़ का शेष कितना है, बैंक का कितना शेष है। इसके अतिरिक्त कौन सी राशियां लिखी जाएगी? किसी प्रकार की अप्राप्त आय है। अप्राप्त आय किसे कहते हैं? कमा तो ली है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं की गई है, ऐसी इनकम क्या होती है? संपत्ति पक्ष में लिखी जाएगी। किसी प्रकार के भुगतान का अग्रिम पेमेंट कर दिया जाता है, जैसा मैं कहूं कि अगर भवन का किराया अप्रैल माह का मार्च में ही चुका दिया गया तो अगले वर्ष से संबंधित है निश्चित रूप से, तो इसे हम क्या मानेंगे? संपत्ति मानेंगे और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में जाएगा। किसी प्रकार की उपभोग योग्य जो मदें हैं उनका क्या करेंगे? पहले प्रारंभिक शेष लेंगे, प्रारंभिक शेष में जितना भी चालू वर्ष में क्रय किया है उसे जोड़ देंगे, और घटाई गई राशि जो है कौन सी होगी? अवधि के दौरान इनका उपभोग किया गया हो। जैसा कि मैं कहूं कि एक खेल का जो क्लब है जिसके अंदर खेल यूनिट ऑलरेडी जो थी आपकी, वो आपको दे रखा था पिछला बैलेंस जो है 10,000, 5,000 इकाइयां और खरीदी गई तो इकाइयां कितनी रह गई? 15,000। 15,000 में से 8,000 की तो यूज हो गई, तो क्लोजिंग कितना रहेगा? जो अंतिम शेष रहेगा वही चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम किसी प्रकार की संपत्ति। कोई भी व्यापार में संपत्ति है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही इसका प्रारंभिक शेष कितना था, कितनी संपत्तियां और खरीदी गई है, और जो संपत्तियां हमने बेची है उनका पुस्तक मूल्य घटा देंगे तो उस संपत्ति विशेष का जो है आपका अंतिम शेष आ जाएगा। ये इस प्रकार से अलाभकारी संस्थाओं का चिट्ठा बनाया जाता है। बैलेंस शीट जो है इस प्रकार से तैयार की जाएगी। अब हम बात करते हैं अलाभकारी संस्थाओं की कुछ विशिष्ट मदें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का जो सोर्स होता है वह होता है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चंदे से संबंधित जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या होता है चंदा? चंदा जो होता है अलाभकारी संस्थाओं की एक मुख्य आय होती है, इनकम का मुख्य स्रोत होता है। और बात करें इसे आयगत माना जाएगा या पूंजीगत, तो डेफिनेटली जो चंदे की जो राशि है, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वह आयगत मद होती है। और आयगत मद होने के कारण इसे कहाँ लिखा जाएगा? आय व्यय खाते में। अगर पूंजीगत होता तो कहाँ आता? बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में। तो सब्सक्रिप्शन यानी चंदे से संबंधित जितनी भी राशि आप नगद प्राप्त करते हैं, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष से संबंधित हो या अगले वर्ष से संबंधित हो, जितनी भी राशि प्राप्त कर रहे हो वह राशि प्राप्ति व भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष में जाएगी। लेकिन आय व्यय खाता, जैसा कि हमने बात किया था, यह उपार्जन अवधारणा पर चलती है। तो निश्चित रूप से उपार्जन अवधारणा जो कहती है कि केवल और केवल
चालू वर्ष की आय लिखिए, तो चंदा भी कौन सा जाएगा, जो करंट ईयर से संबंधित हो। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते में चंदे की जो प्राप्त राशि है वह दर्शाई जाएगी, चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो। प्राप्त करंट ईयर में होना चाहिए, हो चाहे पिछले वर्ष की, चालू वर्ष की या नेक्स्ट ईयर की। लेकिन जो आय व्यय खाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ चंदे की चालू वर्ष से संबंधित राशि लिखेंगे, क्योंकि यह उपार्जन अवधारणा पर चलता है। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान में रखनी है, सब्सक्रिप्शन चंदा चाहे प्राप्त हो गया हो अथवा बकाया रहा हो, कोई भी राशि जो करंट ईयर से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित है, तो उसे आय व्यय खाते में लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई मद आपको जो है प्राप्ति भुगतान की दे रखी होगी, इसे आय व्यय खाते में बदलना, आय व्यय में मद दे रखी होगी उसे प्राप्ति भुगतान खाते में बदलना। इसके बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में जानकारी लेने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट मद यानी दान। दान यानी डोनेशन। क्या होता है डोनेशन? किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी कार्य, चाहे वे सामान्य हो या विशिष्ट हो, किसी संस्था में जो दान दिया जाता है, जो भेंट किया जाता है, उसे हम डोनेशन या दान कहेंगे। तो हम जो कि अलाभकारी संस्थाओं के लेखे कर रहे हैं, तो अलाभकारी संस्थाओं को जो दान है वो दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो होता है सामान्य दान, एक होता है विशिष्ट दान। जैसा कि मैं कहूं कि हम एक अस्पताल के लेखे रख रहे हैं, तो कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो दान की जो पर्ची देंगे या जो दान की जो राशि देने वाले हैं वह उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो यह राशि उस अस्पताल या उस संस्था के किसी भी कार्य में जो है उपयोग में ली जा सकेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो दान के समय ऑब्जेक्ट जो रहेगा, उद्देश्य जो रहेगा दान का, वह भी निर्धारित करेंगे। जैसे कि राम द्वारा अस्पताल में एक कमरा बनाने के लिए 2 लाख रुपए का दान दिया गया, तो अब इस 2 लाख रुपए की जो राशि है उसका जो उपयोग होने वाला है केवल और केवल कमरा बनाने में होगा, अन्य किसी में नहीं। तो क्या पढ़ा है अपने ने? सामान्य दान, जिसका उद्देश्य जो है पूर्व में निर्धारित नहीं हो, संस्था द्वारा अपने जो भी सामान्य उद्देश्य है या किसी भी उद्देश्य में काम में ले सकती है। और विशिष्ट दान क्या होता है? दान देने वाले ने उसका उद्देश्य ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि जो राशि मैं संस्था को दान कर रहा हूं, संस्था में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में लिया जाएगा। अब बात करता हूं, सामान्य दान जो है आपकी एक आयगत मद होगी, अलाभकारी संस्था की आय होगी, तो कहां जाएगी? कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आयगत मद जाती है आय व्यय खाते के जमा पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, या ऐसा कहूं आय पक्ष में। जबकि अगर इसे पूंजीगत माना जाए, यानी विशेष दान की स्थिति होने पर कहां जाएगी? चिट्ठे में जाने वाली है, क्योंकि यह दायित्व है जो दान संस्था ने प्राप्त किया है, उस दान की राशि को उस उद्देश्य विशेष को पूरा करने में उपयोग करे, यह उस संस्था का दायित्व है। तो निश्चित रूप से कहां जाएगी? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस राशि को जो है आपका दर्शाया जाएगा। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट देखिए, लिखा है वसीयत। वसीयत क्या होती है? देखिए, कई बार हमें सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी कि फला फला व्यापारी ने जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी संस्था विशेष को दान कर दी। अब जब भी उसने दान की थी, उस समय अगर उसने उद्देश्य निर्धारित किया है कि भाई संस्था में जो मैं प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा हूं, मैं मेरी दान दे रहा हूं, या जो वसीयत क्या होती है? आदमी जब मरते समय जो प्रॉपर्टी है किसके नाम से विल लिख करके जाएगा, वह राशि किसको हस्तांतरित होगी, उसे हम वसीयत कहते हैं। और उस वसीयत में वह ऑब्जेक्ट निर्धारित कर दे कि मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे मरने के बाद इस संस्था में जाएगी और संस्था द्वारा केवल इसी उद्देश्य में काम में ली जाएगी, तब तो वह क्या हो गया आपका? एक उद्देश्य स्पष्ट होना। इसे हम कहां लिखेंगे? पूंजीगत मद मानते हुए दायित्व पक्ष में। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी वसीयत तो संस्था के नाम से की,
लेकिन उसका उपयोग क्या किया जाएगा, यहां उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। अब उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, इसका मतलब क्या है, संस्था के जो सामान्य उद्देश्य है, संस्था का जो कार्य है, उसमें उस वसीयत का जो है उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? वसीयत या विल बनाने वाले ने उस राशि जो कि अलाभकारी संस्थाओं को हस्तांतरित होने वाली है, उसके उपयोग का उद्देश्य अगर स्पष्ट किया है तो वह पूंजीगत मद है और कहाँ जाएगी, दायित्व पक्ष में। और अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो इनकम पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट मद हम पढ़ते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। क्या होता है आजीवन सदस्यता शुल्क? अलाभकारी संस्थाओं द्वारा जो भी सदस्य हैं उनसे सदस्यता शुल्क वसूल किया जाता है, और आजीवन यानी सिर्फ एक बार शुल्क दीजिए, आप उस क्लब का, उस संस्था का हमेशा के लिए सदस्य बन जाएंगे। तो यह आपका क्या कहलाता है, आजीवन सदस्यता शुल्क। और किस प्रकार की मद है, आयगत या पूंजीगत? तो निश्चित रूप से ये क्या है, पूंजीगत मद है। और पूंजीगत मद होने के कारण कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। सदस्यों से आजीवन सदस्यता हेतु वसूला जाने वाला शुल्क कौन सी प्राप्ति है, पूंजीगत। कहाँ जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, और वो भी पूंजी निधि में इस राशि को जो है जोड़ा जाना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रवेश शुल्क यानी एंट्रेंस फीस। देखो यहां विशेष ध्यान रखने वाली बात है, कुछ संस्थाओं द्वारा प्रवेश शुल्क जो है एक ही बार लिया जाता है, जबकि कुछ संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क जो है वसूल किया जाता है। जैसा कि हम विद्यालयों में, स्कूल में देखते हैं कि जब न्यू एडमिशन आता है तो उससे सरकार द्वारा जो भी नॉमिनल फीस है वह प्रवेश शुल्क के रूप में वसूल किया जा रहा है। अब वह जो प्रवेश शुल्क की राशि है वो सिर्फ एक ही बार उसके एडमिशन के समय लिया जाता है, तो यह पूंजीगत प्राप्ति होती है। लेकिन अब प्रतिवर्ष अगर एडमिशन पर शुल्क लिया जाता है तो इसे हम क्या मानेंगे, आयगत प्राप्ति मानेंगे। देखिए सामान्यतया तो क्या होता है, प्रवेश शुल्क एक ही बार प्राप्त होता है, और अगर एक बार प्राप्त होता है तो यह पूंजीगत प्राप्ति है, चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जाएगी। पूंजीगत प्राप्ति दायित्व पक्ष में हस्तांतरित। लेकिन कुछ संस्थाओं द्वारा हो सकता है प्रवेश शुल्क प्रतिवर्ष वसूल किया जाए, तो ऐसी स्थिति में यह उस संस्था की आय है, आयगत प्राप्ति है, और आय व्यय खाते के जमा पक्ष में यानी आय पक्ष में जो है इस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आय व्यय खाते के जमा पक्ष में इन राशियों को हस्तांतरित जो है किया जाना है। नेक्स्ट मद है पुरानी संपत्तियों का विक्रय। पुरानी संपत्तियों के विक्रय के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण बात है वो जो ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार है, पुरानी संपत्ति के विक्रय से जो धन राशि हमें प्राप्त होता है, जो नगद हमें प्राप्त होता है, उसे प्राप्ति व भुगतान खाते में प्रदर्शित किया जाता है। और इस संपत्ति के विक्रय से जो लाभ या हानि होता है, उस लाभ या हानि को आय व्यय खाते में दर्शाया जाता है। और बेची गई संपत्ति का जो पुस्तक मूल्य है वह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में से उस राशि को घटाया जाएगा। किस प्रकार से, प्राप्त राशि प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखी जाएगी, और जो लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसे आय व्यय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा, आय व्यय खाते में। और बेची गई संपत्ति का पुस्तक मूल्य जो संपत्तियों में से घटाया जाएगा। जैसा कि एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, एक फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 10,000 रुपये है, जिसे 9,000 रुपये में बेचा गया। पुस्तक मूल्य 10,000, बेचा गया कितने में है, 9,000। तो प्राप्त राशि कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, प्राप्त राशि जो है 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये जो है कहाँ जाएगा, प्राप्ति व भुगतान खाते के नाम पक्ष में जाएगा। और बेचने से लाभ हुआ या हानि, 10,000 की संपत्ति 9,000 में बेची जा रही है, इसका मतलब 1,000 रुपये जो है हानि है, लॉस है। और ये हानि कहाँ जाएगी,
यह हानि जो हस्तांतरित की जाएगी आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। संपत्ति कितने की बेची जा रही है? 10,000। कितने में बेच रहे हो? 9,000। प्राप्त राशि हानि कितनी है? 1,000। और बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में से कितना राशि घटाया जाएगा? उस संपत्ति का पुस्तक मूल्य। संपत्ति का पुस्तक मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। चिट्ठे में से 10,000 रुपए संपत्ति पक्ष में से घटाया जाएगा। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। चले नेक्स्ट। समाचार पत्र पत्रिकाओं की बिक्री। किसी भी प्रकार के ओल्ड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पत्रिकाएं बेचे जा रहे हैं तो उन्हें हम कहाँ लिखेंगे? ये आपकी आयगत मद है और आयगत मद होने के कारण कहाँ लिखी जाएगी? आय व्यय खाते के जमा पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में। जमा पक्ष यानी जो आय पक्ष है। निश्चित रूप से ऐसी इनकम है, इनकम होने के कारण क्रेडिट पक्ष में। अब लिखते हैं खेल के सामान का विक्रय। तो किसी भी प्रकार के खेल का सामान का विक्रय आयगत मद होती है और चूंकि इनकम हो रही है इसलिए कहाँ लिखोगे? जमा पक्ष में इस राशि को लिखा जाएगा। क्रेडिट पक्ष में जो है इस राशि को प्रदर्शित किया जाने वाला है। अब आपका आ जाएगा सम्मानार्थ पारिश्रमिक। सम्मानार्थ पारिश्रमिक क्या होता है? कर्मचारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष को जो है किसी राशि का भुगतान किया जाए। सम्मान स्वरूप जैसे किसी राशि विशेष का भुगतान किया जाए, यानी क्लब का जो कलाकार है, किसी प्रकार का फंक्शन इवेंट हुआ है उसमें किसी कलाकार को कोई पारिश्रमिक दिया जा रहा है तो वह वहां का कर्मचारी नहीं है। सम्मान पूर्वक जो उसको पारितोष दिया जा रहा है वो सम्मानार्थ पारिश्रमिक कहलाता है। और कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से ये आपकी एक आयगत मद है और आय व्यय खाते के चूंकि भुगतान किया जा रहा है इसलिए व्यय पक्ष यानी नाम पक्ष में उस राशि को लिखा जाएगा। चले नेक्स्ट मद पर। अगला मद लिखता है वृत्तिक निधि। कहाँ से उत्पन्न होती है निधि? वसीयत या किसी प्रकार का उपहार विशेष से, और वह भी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई राशि प्राप्त होती है उसे हम वृत्तिक निधि कहते हैं। कौन सी मद है? आयगत है या पूंजीगत? यह पूंजीगत मद है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा ना विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त की जा रही है, तो यह आपकी पूंजीगत मद है। और पूंजीगत मद होने के कारण कहाँ जानी है ये? पूंजीगत मद होने के कारण यह जाएगी आपके तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में। इस राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखना है, अगर आयगत मद है तो आय व्यय खाते में जाएगी, खर्चा या हानि होने पर डेबिट पक्ष में, आय या लाभ होने पर क्रेडिट पक्ष में। जबकि पूंजीगत अगर है तो चिट्ठे में जाएगी, तुलन पत्र में जाएगी। पूंजीगत प्राप्ति यानी दायित्व है तो दायित्व पक्षों में, और पूंजीगत भुगतान है तो उसे संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसके पश्चात आता है सरकारी अनुदान। गवर्नमेंट से किसी प्रकार का एड प्राप्त हो रहा है, अनुदान प्राप्त हो रहा है तो कौन सी मद है? पहली बात तो ये आपका एक आयगत मद है। और अगर मैं कहूं आयगत मद है तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि यह आय व्यय खाते में लिखी जाएगी। चूंकि इनकम है इसलिए आय व्यय खाते के क्रेडिट यानी जमा पक्ष में इस राशि को प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट से जो एड प्राप्त हो रहा है उसको विशिष्ट उद्देश्यों में ही उपयोग में लिया जा सके तो यह आपकी पूंजीगत प्राप्ति होगी। तो आय व्यय आयगत मद है इसलिए आय पक्ष में जाएगी। लेकिन किसी विशेष कार्य हेतु अगर प्राप्त किया जा रहा है तो क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। और पूंजीगत प्राप्ति होने के कारण इसे कहाँ लिखा जाएगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने अलाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाने वाला तुलन पत्र सीखा है और इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट मदों की भी हमने जानकारी ली है। अगली कक्षा में इन विशिष्ट मदों को कंटिन्यू करते हुए जो प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता जो बनाया जाता है इसके संबंधित कुछ अभ्यास भी करेंगे।
किस प्रकार से आयगत मद को जो प्राप्ति भुगतान खाते में लिखने योग्य बनाएं या प्राप्ति भुगतान खाते में जो मद दी गई उसे आयव्यय खाते में लिखने योग्य बनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।